सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी वसंत में आज हम पाठ 2 करेंगे जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ के लेखक हैं श्री कामतानाथ जी। उन्होंने इस पाठ में मशीनीकरण के जो दुष्प्रभाव पड़े हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार मशीनों के आ जाने से लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। लेखक जब छोटे थे तो बचपन में वो अपने मामा के गांव जाया करते थे। तो वो कहते हैं कि पूरे गांव में जो बदलू मनिहार था, जो चूड़ी बनाने का काम करता था, वो मुझे सबसे अच्छा आदमी वहाँ पर लगता था, क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। लेखक कहते हैं कि जो बदलू है वो मेरे मामा के गांव का है, तो इसलिए मुझे उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु सभी बच्चे उनको बदलू काका कहते थे, तो इसीलिए मैं भी उन्हें बदलू काका ही कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पर पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया शब्द का अर्थ है जो एक छोटी सी खाट की तरह का होता है जिस पर बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक
वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। पुराने ज़माने में यह जो तरीका था वस्तु विनिमय का, ये प्रचलित था। उस समय पर लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो उनके पास जो भी वस्तु होती थी वो उस वस्तु को देकर दूसरे से अपनी ज़रूरत की वस्तु ले लिया करते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। बदलू काका जो थे वो कभी भी लोगों के साथ झगड़ा नहीं करते थे, पर जब किसी की शादी विवाह का अवसर होता था तो उस समय पर वो अड़ जाते थे कि मुझे इस जोड़े की इतनी कीमत चाहिए, क्योंकि विवाह का अवसर जो होता है वो बड़ी ही खुशी का अवसर होता है। तो इसलिए लोग भी खुशी खुशी बदलू काका को चूड़ियों के जोड़े के बदले में ढेर सारा अनाज और उसके व उसकी पत्नी के वस्त्र, पगड़ी, रुपए आदि दे दिया करते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। बदलू काका को कांच की चूड़ियों से बहुत ही चिढ़ थी। अगर किसी भी स्त्री के हाथ में उनको कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर गुस्सा हो उठते थे और साथ में दो चार बातें चूड़ी पहनने वाले को भी सुना देते थे। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करते, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता कि शहर की बात और है लला। जब लेखक बदलू काका को कहते हैं कि शहर में सभी लोग, सभी स्त्रियां जो हैं वो कांच की चूड़ियां पहनती हैं, तो बदलू काका कहते हैं कि शहर की बात कुछ और है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका।
तो लेखक यहाँ पे कह रहा है कि वह गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाया करता था। 2-3 बार ही वो अपने मामा के घर गया, तो उसके बाद लेखक के पिताजी की बदली दूसरे शहर में हो गई और फिर उसके बाद वो मामा के घर नहीं जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। लेखक कई वर्षों के बाद अपने मामा के गांव में जाता है, तो वहां पर जाकर लेखक को बदलू का ध्यान नहीं आता। तो उसके मामा की जो बेटी है वो फिसल कर गिर पड़ती है और उसकी कलाई में कांच की चूड़ी चुभ जाती है, जिससे उसकी कलाई से खून बहने लगता है। तो लेखक उसकी मरहम पट्टी करते हैं। तो उस समय पर लेखक को बदलू का ध्यान आता है और वो बदलू से मिलने उसके घर पर जाता है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो जब लेखक बदलू काका से मिलने जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं हूँ जनार्दन, तो बदलू काका को लेखक की याद नहीं आ रही थी। उन्हें याद नहीं आ रहा था कि जनार्दन कौन है, क्योंकि लेखक बदलू से मिलने यहाँ पर कई वर्षों के बाद आया था। तो फिर धीरे धीरे उनको याद आता है और वो कहते हैं कि आओ बैठ जाओ। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, न ही भट्टी। तो जब लेखक वहाँ पर पहुँचता है तो वो इधर उधर देखता है, तो उसकी मचिया जिस पर बैठकर वो चूड़ियाँ बनाने का काम करता था, वो उसको नज़र नहीं आई और न ही उसको वहाँ पर भट्टी नज़र आई। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता
कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो जब लेखक बदलू से पूछता है कि आप अब काम नहीं करते, तो बदलू काका की पीड़ा यहाँ पर उभर कर सामने आती है। तो वो कहते हैं कि मेरे पास अब कई सालों से कोई काम नहीं है, क्योंकि अब गांव में मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछता ही नहीं। अब सब लोग जो हैं वो कांच की ही चूड़ियाँ खरीदते हैं, क्योंकि मशीन से बनी हुई कांच की चूड़ियाँ जो हैं वो अधिक सुंदर दिखाई देती हैं। बदलू काका कहते हैं कि अब तो सब काम मशीनों से ही हो रहे हैं, खेत भी मशीनों से ही जोते जा रहे हैं। तो आगे लेखक कहता है कि कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पर मशीन युग ने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति का अर्थ है कि मशीनों के आ जाने से बहुत से लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए हैं। उनका जो काम था, जो काम करके वो अपना गुजारा करते थे, तो उनका धंधा जो है वो उनसे छिन गया है, क्योंकि उनकी जगह अब मशीनों ने ले ली है। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। रज्जो जो है वो बदलू काका की बेटी का नाम है। वो अपनी बेटी को बुलाते हैं कि लेखक के लिए आम लेकर आओ, और लेखक से कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। तो लेखक जब बदलू काका से पूछते हैं कि गाय कहाँ है, तो वो कहते हैं कि अब मेरे पास गाय को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था, तो इसलिए मैंने गाय को बेच दिया। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं। इसी साल
यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजूली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। बदलू की बेटी रज्जो के हाथ में जो चूड़ियाँ थी वो बदलू काका ने जमींदार की बेटी के विवाह के लिए बनाई थी, पर उन्होंने वो कीमत बदलू काका को उन चूड़ियों की नहीं दी जो वो मांग रहे थे, तो इसलिए उन्होंने चूड़ियाँ देने से इनकार कर दिया। तो लेखक कहते हैं कि उन्होंने हार कर भी हार नहीं मानी, कि इतनी गरीबी में भी वो अपनी बात पर अड़े रहे, कि उनका जो व्यक्तित्व है वो कांच की तरह नहीं है जो आसानी से टूट जाए। धन्यवाद।